हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज गुरु अभिनव में। आज का सेशन हमारा बिहार शिक्षक भर्ती के लिए SCRT क्लास 6 की भूगोल का है। आज हम क्लास 6 का भूगोल इस सेशन में पूरा पढ़ेंगे। और मेरे कई भाई बहनों का मैसेज आ रहा था कि उन्हें PDF के लिए, तो जिन भी भाई बहनों को PDF चाहिए तो वो मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट करें। सिर्फ मैसेज करें व्हाट्सएप पे, कॉल नहीं करना है आप लोगों को। इस नंबर पे आप सिर्फ मैसेज करें जो भी बच्चे PDF लेना चाहते हैं। तो अब हम अपना चैप्टर हमारा पहला है भूगोल का, हमारा सौरमंडल। देखिए आज भी हम क्वेश्चन वाइज ही करने वाले हैं पूरे भूगोल को। इससे ये होता है कि टॉपिक वाइज तो सिर्फ हम पढ़ लेते हैं, उससे क्वेश्चंस किस तरह से बनते हैं वो चीज़ें थोड़ी कम समझ आ पाती है। तो हम सारे क्वेश्चंस करते चलेंगे जिससे हमारे टॉपिक भी कवर होते जाएं। पहला क्वेश्चन है कि सूर्य से दूरी के अनुसार विभिन्न ग्रहों के नाम लिखिए। ऐसे मोस्टली बहुत से क्वेश्चंस बनते हैं। तो पहला सीक्वेंस में ही सारे हैं। पहला बुध, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, उसके बाद बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण तथा यम। तो ये सौरमंडल के जितने भी ग्रह हैं उनके सारे सीक्वेंस में नाम है। अगला है सूर्य से सबसे नज़दीकी ग्रह का नाम क्या है। तो सूर्य के सबसे जो नज़दीक ग्रह है वह बुध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। अगला है क्वेश्चन कि पृथ्वी के निकटवर्ती ग्रह कौन कौन से हैं। तो देखिए पृथ्वी के जो आसपास के ग्रह हैं वो शुक्र और मंगल हैं। अगला प्रश्न है उस ग्रह का नाम है क्या है जिसके चारों ओर छल्ले बने हैं। तो देखिए आपने देखा होगा जो शनि ग्रह है उसके चारों ओर छल्ले से बने होते हैं। अगला प्रश्न है सौरमंडल का कौन सा ग्रह आपको सबसे अलग लगा और क्यों। तो देखिए सौरमंडल का जो शनि ग्रह है वह हमें सबसे अलग लगा क्योंकि केवल इसी के चारों ओर छल्ले बने हैं, बाकी सब किसी में नहीं है। अगला प्रश्न है पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह का क्या नाम है। तो चंद्रमा। जो पृथ्वी का उपग्रह कौन है, चंद्रमा है। अगला प्रश्न है वे कौन कौन से ग्रह हैं जो पृथ्वी के घूमने की विपरीत दिशा में घूमते हैं। तो पृथ्वी के विपरीत दिशा में घूमने वाले जो ग्रह हैं वो है शुक्र और अरुण, जो पृथ्वी की विपरीत दिशा में घूमते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि आकाशीय पिंड एवं दी गई विशेषताओं का देखिए मिलान करना है। तो मिलान ये पहले से ही है, इसके आंसर सामने लिखे हुए। बुध की क्या है, सबसे छोटा ग्रह है। पृथ्वी को नीला ग्रह भी बोलते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। उल्का पिंड क्या है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे टुकड़े। आकाश गंगा लाखों तारों का समूह है, उसे उल्का पिंड कहते हैं। ब्रह्मांड क्या है, लाखों आकाश गंगाओं का समूह ब्रह्मांड कहलाता है। अगला क्या है कि कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न तथा उनके उत्तर हैं। देखिए इसमें थोड़े से लॉन्ग क्वेश्चंस टाइप है। जैसे सूर्य और पृथ्वी के सबसे नज़दीक के तारे का नाम पता करें। तो देखिए सूर्य और पृथ्वी के सबसे नज़दीक के तारे का नाम सप्तऋषि है। इसमें 7 तारे हैं। सप्तऋषि की सहायता से ही हम ध्रुव तारा को खोज पाते हैं जो उत्तर दिशा में सदैव एक ही स्थान पर स्थित रहकर चमकता रहता है। ध्रुव तारा अपना स्थान नहीं बदलता। तो देखिए इसमें सप्तऋषि के बारे में भी पता चला, ध्रुव तारा और क्या उत्तर दिशा में ये हमेशा चमकता रहता है और अपना स्थान नहीं बदलता है। प्रश्न नंबर दूसरा क्या है, ग्रह और तारे में अंतर क्या है। देखिए आसमान में असंख्य पिंड हैं। इन पिंडों में से कुछ के पास तो अपना प्रकाश है पर कुछ सूर्य के प्रकाश से चमकते हुए दिखाई देते हैं। अपने प्रकाश से चमकने वाले जो पिंड हैं उन्हें तारा कहते हैं। और ताराओं के पास के साथ ऊष्मा भी होती है। जो पिंड सूर्य या अन्य ताराओं से प्रकाश पाकर चमकते और ऊष्मा प्राप्त करते हैं वे ग्रह कहलाते हैं। उदाहरण के लिए क्या है, सूर्य एक तारा है और पृथ्वी ग्रह है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है सौरमंडल से आप क्या समझते हैं। तो देख सौर मंडल को सौर परिवार भी कहा जाता है। तो कभी सौर मंडल भी लिख कर आ सकता है या कभी सौर परिवार भी, तो आप लोग इसमें कंफ्यूज ना हो।
सूर्य और ग्रह मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं और सौर मंडल का मुखिया हमेशा सूर्य होता है। चौथा प्रश्न है, सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम लिखने हैं। तो देखिए, सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार जो ग्रह हैं सीक्वेंस में ही है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो। 5th नंबर है कि हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग से क्यों देख पाते हैं, एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं। चंद्रमा चूंकि पृथ्वी का उपग्रह है, इसलिए वह पृथ्वी का चक्कर लगाया करता है। वह चक्कर 27 दिनों में पूरा कर लेता है। लगभग इतनी ही अवधि में यह अपने अक्ष पर भी एक चक्कर लगा लेता है। फलतः हम इसके एक ही भाग को देख पाते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन है, ब्रह्मांड क्या है। देखिए, आकाश में असंख्य तारे हैं। जिन ताराओं को हम देखते हैं उनके अलावा भी कुछ और उजली चादर की तरह रात्रिकालीन आकाश में दिखाई देते हैं। वास्तव में वे ही ताराओं का समूह है जो घनापन के कारण उजली चादर सा दिखता है। इसमें ताराओं की संख्या करोड़ों में है। भूगोल की भाषा में उसे आकाश गंगा कहते हैं। तो आकाश गंगा है क्या, जो असंख्य मतलब करोड़ों की संख्याओं में जो तारा होते हैं उनका एक, उसे हम आकाश गंगा कहते हैं। आकाश गंगा के ताराओं सहित आकाश में जितने पिंड, तारे और ग्रह आदि हैं, जिसमें सूर्य भी सम्मिलित है, सबको मिलाकर ब्रह्मांड कहलाता है। और हमारे पृथ्वी भी ब्रह्मांड का ही एक हिस्सा है या भाग है। 7th नंबर क्वेश्चन है, क्षुद्र ग्रह क्या है। ताराओं, ग्रहों और उपग्रहों के अलावा सूर्य के चारों ओर असंख्य पिंड चक्कर लगाते रहते हैं। इन्हीं पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। इनकी संख्या भी अनगिनत होती है। 8th नंबर क्वेश्चन है, आकाशगंगा से आप क्या समझते हैं। तो रात्रिकालीन आसमान में एक उजली चादर सी आकृति दिखाई देती है। वास्तव में वे असंख्य ताराओं के समूह हैं जो दूरी और घनापन के कारण उजली चादर सी दिखते हैं। अगला देखिए 9 नंबर का प्रश्न, उल्का पिंडों से आप क्या समझते हैं। तो क्या है उल्का पिंड। रात्रि के अंधेरे में आसमान में कभी कभी एक लंबी दुम के समान तेज चलती हुई एक आकृति दिखाई देती। वास्तव में वही उल्का पिंड है। ये करोड़ों में है। कभी कभी ये अपना संतुलन खोकर पृथ्वी की कक्षा की ओर बढ़ने लगते हैं, लेकिन वायु के साथ घर्षण से ये जल उठते हैं और लंबी दुम सा दिखते हैं और समाप्त हो जाते हैं। 10th नंबर प्रश्न है, अवलोकन के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो देखिए, सूर्य और चंद्रमा में क्या अंतर है। तो अंतर क्या है, सूर्य में प्रकाश और ऊष्मा है, जबकि चंद्रमा में प्रकाश व किंतु ऊष्मा नहीं है। खा नंबर क्या है, 10वें का खा, क्या चंद्रमा रोज एक ही आकार का दिखाई देता है। तो उत्तर होगा नहीं, चंद्रमा रोज एक ही आकार में नहीं दिखाई देता है, वह अपनी आकार को बदलता रहता है। ये हमारा चैप्टर 1 फिनिश हो गया। अब हमारा चैप्टर 2 है पृथ्वी एवं उनकी गतियां। तो इसमें उचित विकल्प पर सही का निशान लगाना है, जो ऑलरेडी लगा हुआ है। पहला प्रश्न है, समदिवारात्रि क्या होती। 21 मार्च और 23 सितंबर को। सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है, 21 जून को। 3rd नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी है। तो 23 झुकी है। 4th नंबर क्वेश्चन है, शीतोष्ण कटिबंध में अधिक ठंड एवं कम गर्मी पड़ती है। 5th नंबर है, जहां सालों भर गर्मी पड़ती है वह क्षेत्र कहलाता है उष्ण कटिबंध। 6 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी आकार में चंद्रमा से बड़ी है। 7th नंबर क्वेश्चन, चांद पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। 2nd नंबर, फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगहों को भरना है। पहला क्या है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा देशांतर रेखा कहलाती है।
सेकंड नंबर है कि पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण दिन रात होते हैं। तो ऐसे प्रश्न बनता है कि दिन रात किसके कारण होता है, तो वह क्या होगा, घूर्णन के कारण होता है। थर्ड नंबर, विषुवतीय प्रदेश में सूर्य की किरणें सालों भर कैसी पड़ती हैं, सीधी पड़ती हैं। फोर्थ नंबर है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ये देखिए बहुत कंफ्यूजन करने वाला क्वेश्चन होता है, कई लोगों को नहीं पता होता, उन्हें लगता है कि पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती, लेकिन नहीं, पृथ्वी हमेशा पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, इसे आप याद रखिएगा। अगला क्या है, थर्ड नंबर, प्रश्नों के उत्तर देने हैं इसमें भी। पहला प्रश्न, ध्रुवों पर 6 महीने लगातार दिन और रात क्यों होती है। तो देखिए दोनों ध्रुवों पर लगातार 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होने का मुख्य कारण है ध्रुवों का सूर्य की तरफ झुका होना। जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में जाता है, ध्रुव के झुका रहने के कारण वह वहां से 6 महीने तक ओझल नहीं होता और वहां 6 महीने लगातार दिन बना रहता है, जबकि उस समय दक्षिण ध्रुव पर रात होती है। यही स्थिति दक्षिणी गोलार्ध की होती है जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में चला जाता है। देखिए भाई, जब एक तरफ झुका होगा तो सीधी सी बात है कि उस तरफ रोशनी और एक तरफ अंधेरा तो होना है, तो इससे 6 महीने का दिन 6 महीने की रात ध्रुव पर होती है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, दैनिक गति और वार्षिक गति में क्या अंतर है। तो दैनिक गति को घूर्णन गति कहते हैं, जबकि वार्षिक गति को परिभ्रमण गति कहते हैं। दैनिक गति से दिन और रात होते हैं, जबकि परिभ्रमण गति से मौसम बदलते हैं। थर्ड नंबर है, अक्ष किसे कहते हैं। पृथ्वी जिस कल्पित ध्रुव धुरी पर चक्कर लगाती है उस धुरी को अक्ष कहते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी किस दिशा में घूमती है। तो देखिए अभी पिछले हम पढ़ चुके हैं, पृथ्वी पश्चिम से पूरब की दिशा में घूमती है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी के किस भाग में सबसे कम गर्मी पड़ती है और क्यों। तो पृथ्वी के शीत कटिबंधीय भाग में सबसे कम गर्मी पड़ती है, वह इसलिए कि वहां सदैव सूर्य की तिरछी किरणें पड़ती हैं। दूसरी बात यह भी है कि शीत कटिबंध ध्रुवों के बिल्कुल निकट है, अतः वहां गर्मी का कम पड़ना स्वाभाविक है। 6 नंबर का क्वेश्चन है, पृथ्वी पर कितने कटिबंध हैं। कटिबंधों में सूर्य के प्रकाश की क्या स्थिति होती है। तो देखिए पृथ्वी पर 5 कटिबंध हैं। कौन से, पहला उष्ण कटिबंध, दूसरा उत्तरी समशीतोष्ण कटिबंध, तीसरा है उत्तरी शीत कटिबंध, चौथा है दक्षिणी समशीतोष्ण कटिबंध तथा दक्षिणी शीत कटिबंध, और पांचवा है उष्ण कटिबंध विषुवत रेखा के अगल बगल अवस्थित है या स्थित है। और यहाँ सालों भर सूर्य की सीधे किरणें पड़ती हैं, इससे यहाँ साल भर गर्मी पड़ती है। उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, अतः इस क्षेत्र में ना अधिक गर्मी पड़ती है और ना अधिक जाड़ा पड़ता है। लेकिन उत्तरी ध्रुवीय कटिबंधीय क्षेत्र में भीषण जाड़ा भी पड़ता है, जिस कारण यहाँ सालों भर बर्फ जमी रहती है। यही हाल दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र तथा दक्षिणी शीत कटिबंधीय क्षेत्रों का है। चौथा नंबर क्या है, देखिए पता कीजिए, क्या पता करना है कि विषुवत रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है। तो विषुवत रेखा किन देशों से गुजरती है, गिनी, कांगो, जायरे, युगांडा, केन्या, नैरोबी, बोर्नियो, न्यू गिनी और सुमात्रा। तो कितने हो गए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ऐसे भी आप पूछ सकता है, कभी नंबर भी दे सकता है, कभी नाम भी। तो 9 देशों से होकर गुजरती है विषुवत रेखा। अब सेकंड क्या है, शीत कटिबंध में स्थित कुछ देशों के नाम। देखो शीत कटिबंध में कौन से देश स्थित है, ग्रीनलैंड, विक्टोरिया, अलास्का, आइसलैंड, साइबेरिया आदि। थर्ड क्या है, शीतोष्ण कटिबंध में स्थित कुछ देशों के नाम, यूनाइटेड किंगडम, पोलैंड, रूस, जर्मनी और आयरलैंड। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, विषुवत वृत्त को समझाइए। पृथ्वी के ठीक बीचों बीच पूरब से पश्चिम की जो काल्पनिक वृत्तीय रेखा खींची गई है उसी को विषुवत वृत्त कहते हैं। इसी रेखा के
उत्तर उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध माना गया है। 6 नंबर क्वेश्चन है, शीतोष्ण कटिबंध तथा शीत कटिबंध में अंतर क्या है? तो देखिए, शीतोष्ण कटिबंध दोनों गोलार्ध में कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुव रेखा तथा मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच पाए जाते हैं। यहाँ पर तापमान मध्यम रहता है, जिस कारण इसे शीतोष्ण यानी शीत प्लस उष्ण कटिबंध कहते हैं। और शीत कटिबंध दोनों ध्रुव वृत्तों के पास पाए जाते हैं। यहाँ अधिक ठंडक पड़ती है, जिस कारण इसे शीत कटिबंध कहते हैं। चैप्टर नंबर 3, पृथ्वी के परिमंडल। तो देख, पहला क्या है, जीवन पनपता है कहाँ? जैव मंडल पर। सेकंड क्वेश्चन, अंतरिक्ष में पाए जाने वाले पहले भारतीय थे। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे राकेश शर्मा। देखिए, पहले तो बोलेंगे चंद्रमा पर जाने वाले नील आर्मस्ट्रांग, और अंतरिक्ष में जाने वाले जो भारतीय थे वे थे राकेश शर्मा। थर्ड है, जल डमरू मध्य जोड़ता है किसे? 2 बड़े जल भागों को। आपने नाम सुना होगा जल डमरू मध्य, तो इसका अर्थ क्या है कि ये 2 बड़े जल भागों को जोड़ता है, जो जल डमरू मध्य कहलाता है। अगला क्या है, समताप मंडल होता है वायुमंडल में। सेकेंड नंबर, फिल इन द ब्लैंक्स है। पहला है, स्थल का एक सकरा भाग जो 2 बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है, वह स्थल संधि कहलाता है। सेकेंड फिल इन द ब्लैंक्स है, पानी का सकरा भाग जो 2 बड़ी जल राशियों को एक दूसरे से जोड़ता है, वो कहलाता है जल संधि। देखिए, स्थलीय भागों को जब जोड़ता है तो स्थल संधि, और जल राशियों को जोड़ता है तो जल संधि। अब देखिए, थर्ड क्या है कि चंद्रमा पर हवा और पानी नहीं होने से वहां जीवन संभव नहीं है। थर्ड क्या है, थर्ड का पहला क्या है प्रश्न, पृथ्वी पर जीवन का क्या कारण है? तो ये पृथ्वी पर जीवन का कारण है कि यहाँ जीवन जीने योग्य सभी वस्तुएं मिल जाती हैं। सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए पानी तथा भोजन के लिए विभिन्न प्रकार के अन्न और फल। थर्ड का दूसरा है क्वेश्चन, पृथ्वी पर प्रमुख परिमंडल कौन कौन है? तो परिमंडल 4 हैं। पहला जलमंडल, दूसरा भूमंडल, तीसरा वायुमंडल और चौथा जीवमंडल। यह पृथ्वी के 4 परिमंडल हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीपों के नाम हैं। देखिए, पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीप कौन कौन से हैं? एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका। अंटार्कटिका दक्षिणी ध्रुव के पास है, अतः वर्ष के अधिक महीनों तक बर्फाच्छादित रहता है। यह जल विहीन महाद्वीप है। 4th नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं? पृथ्वी पर लगभग 3/4 भाग समुद्र से घिरा है, अर्थात जल की अधिकता के कारण अंतरिक्ष में देखने पर पृथ्वी नीली दिखती है। इसी कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के प्रमुख महासागरों के नाम। तो पृथ्वी के जो महासागर हैं, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर तथा आर्कटिक महासागर, ये पृथ्वी के प्रमुख महासागर हैं। अगला प्रश्न है, जैव मंडल किसे कहते हैं? इसका विस्तार कहाँ है? तो जहाँ भी जीव पाए जाते हैं, जिनमें जंतु तथा पौधे दोनों शामिल हैं, वहाँ तक के क्षेत्र को जैव मंडल कहते हैं। अर्थात जैव मंडल का विस्तार जल, स्थल तथा हवा तक है। अगला प्रश्न है, जीवन के लिए वायुमंडल आवश्यक है, कैसे? तो जीवन के लिए वायुमंडल इसलिए आवश्यक है क्योंकि वायुमंडल में जीव जंतु सांस लेते हैं। ऑक्सीजन को जहां हम सांस लेते हैं, वहीं कार्बन डाइऑक्साइड गैस से पौधे अपना भोजन बनाते हैं। हवाओं के चलने से ही हम सर्दी गर्मी का अनुभव करते हैं, और हवाएं ही बादलों को गतिशील बनाती हैं, जिससे वर्षा होती है।
तो जीवन के लिए वायुमंडल इतना आवश्यक होता है। अगला प्रश्न है, स्थल मंडल किसे कहते हैं, यह क्यों उपयोगी है। तो पृथ्वी का वह ऊपरी भाग जो ठोस है, जिस पर मिट्टी, कंकड़, चट्टान, पहाड़, मैदान, पठार आदि है, स्थल मंडल कहलाता है। अगला प्रश्न है, जलीय क्षेत्रों के जीव जंतु एवं पौधे कौन कौन से हैं। तो उत्तर क्या है, जलीय क्षेत्र के जीव जंतु मछली, घोंगा, डॉल्फिन, घड़ियाल, केकड़ा। जलीय पौधे क्या है, कमल, कर्मी, सिंघाड़ा, मखाना, केवड़ा और जलकुंभी, ये सारे जल में उगते हैं। अब यहाँ पे कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है और उनके उत्तर। तो पहला क्या है, दो महाद्वीपों के नाम लिखिए जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित हो। तो देखिए, अब थोड़ा दक्षिणी गोलार्ध में जो स्थित वो ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका, ये दो महाद्वीप हैं। पूरी तरह से जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, वैसे हम दक्षिणी अमेरिका का भी नाम लिख सकते हैं, लेकिन यह पनामा स्थल संधि द्वारा उत्तरी अमेरिका से लगा हुआ है या उत्तर अमेरिका से लगा हुआ है। सेकेंड नंबर, वायुमंडल के विभिन्न परतों के नाम क्या हैं। तो क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, फिर आयन मंडल और उसके बाद बहिर्मंडल। सबसे ऊपरी परत होती है वायुमंडल की बहिर्मंडल और सबसे नीची होती है क्षोभ मंडल। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध क्यों कहा जाता है। तो उत्तरी गोलार्ध में स्थल भाग की अधिकता है, इसी कारण इसे स्थलीय गोलार्ध भी कहते हैं। देखिए, उत्तरी गोलार्ध जो है उसे स्थलीय भाग इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर स्थल भाग अधिक है, मतलब जल का कम और स्थल का ज्यादा है। अगला प्रश्न है, जीवित प्राणियों के लिए जीव मंडल क्यों महत्वपूर्ण है। तो प्राणी हो या पादप, सभी सजीवों या जीवित प्राणियों के जीवन जीने की सारी सुविधाएं भोजन, जल, हवा इत्यादि जीव मंडल में ही प्राप्त होते हैं। अतः जीवित प्राणियों के लिए जीव मंडल अति महत्वपूर्ण है। यह बात दूसरी है कि जीव मंडल के प्राणी जल मंडल तथा वायुमंडल की भी मदद लेते हैं। इन्हें जल मंडल से जल तथा वायुमंडल से हवा मिलती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी को कितने मंडलों में बांटा गया है, उनके नाम है। तो पृथ्वी को 4 मंडलों में बांटा गया है। ये क्वेश्चन जल मंडल, भूमंडल, वायुमंडल और जीव मंडल। देखिए, ये है बहुत सिंपल पढ़ने में, लेकिन लोग एग्जाम हॉल में यही सब बोल जाते हैं। अगला प्रश्न है, जल संधि तथा स्थल संधि में अंतर बताना है। तो महासागर का वह भाग जहाँ की जल क्षेत्र की चौड़ाई कम रहती है जल संधि कहलाती है, जैसे पाक जल संधि। स्थल का वह भाग जो दो पतले स्थल क्षेत्र से मिले रहते हैं उसे जल संधि स्थल संधि कहते हैं। उदाहरण क्या है, पनामा स्थल संधि। अगला प्रश्न है, वायु क्या है, इसके अवयव के नाम। तो वायु कुछ अवयव का एक मिश्रण है। इसके अवयव के नाम इस तरह हैं। देखिए, वायु में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प और धूलकण इत्यादि शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है, आप कैसे बता सकते हैं कि वायु में धूल के कण मिश्रित हैं। तो देखिए, एक कमरे को बंद कर देंगे और उसकी लाइट बुझा देंगे। कमरे के किसी छिद्र से यदि सूर्य किरण अंदर आ रही होगी तो किरण प्रकाश में लाखों धूलकण तैरते नजर आएंगे। इससे सिद्ध होता है कि वायु में धूल के कण मिश्रित होते हैं। आप में से सभी ने ये चीज़ जरूर देखी होगी कभी ना कभी कि अगर कहीं भी सूर्य की रोशनी हमारे घर के अंदर आ रही है और हम उसमें देखते हैं तो छोटे छोटे से कण वाकई में दिखाई देते हैं। अगला चैप्टर है फोर्थ, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। पहला है उचित विकल्प पर सही का निशान लगाना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में सोन नदी किस तरह के क्षेत्रों से होकर गुजरती है। तो पहाड़ी क्षेत्रों से होकर गुजरती है। सेकंड है, वाल्मीकि नगर बिहार के किस क्षेत्र में अवस्थित है। पश्चिमी क्षेत्र में। थर्ड है, धान की फसल के लिए उपयुक्त मिट्टी होती है चिकनी मिट्टी। फोर्थ क्या है, पठार के ऊपर की सतह कैसी होती है, सपाट।
5th नंबर क्वेश्चन, पर्वतों के कितने प्रकार होते हैं? तो 3 प्रकार होते हैं। सेकंड देखिए, खाली स्थानों को भरना है। सेकंड का फर्स्ट है, बिहार का अधिकतर भाग गंगा नदी के दोनों ओर मैदानी भाग के रूप में फैला है। सेकंड है, तिब्बत के जो पठार है, तिब्बत के पठार को संसार का छत कहा जाता है। थर्ड क्या है, पहाड़ों की लंबी श्रृंखला को पर्वत श्रेणी कहते हैं। फोर्थ है, शिमला और कश्मीर देश के प्रमुख पर्वतीय पर्यटन स्थल के उदाहरण है। और फिफ्थ है, प्राकृतिक वातावरण के बदलते स्वरूप के मुख्य कारण बढ़ती प्रदूषण है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन है कि मैदानी क्षेत्र की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो देखिए, मैदानी क्षेत्र में कृषि योग्य उपजाऊ खेत है, जमीन समतल है, अतः सड़क रेल बनाना आसान है। इन्हीं सब कारणों से यहाँ जनसंख्या घनी पाई जाती है। सेकेंड क्वेश्चन है, सड़क निर्माण का कार्य किस क्षेत्र में आसान होगा और क्यों? तो मैदानी क्षेत्र में सड़क निर्माण कार्य आसान होगा, कारण कि यहाँ जमीन समतल और जनसंख्या भी घनी है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, पर्वत, पठार और मैदान के दोहन से इन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो पर्वत के दोहन से उसकी ऊंचाई के साथ इसके जंगल भी समाप्त हो रहे हैं। खासकर पेड़ों की कटाई से पर्यावरण बुरी तरह को प्रभावित हुआ है। पठारों पर खनिजों के दोहन के लिए उस पर के वनों को भी काटना पड़ता है। खनिजों के अधिक दोहन से वे समाप्ति की ओर अग्रसर हैं। मैदान के दोहन से उनका उपजाऊपन समाप्त होता जा रहा है और वे ऊसर बनते जा रहे हैं या बंजर बनते जा रहे हैं। फोर्थ नंबर प्रश्न है, मैदान में ही अधिक लोग क्यों बसते हैं? तो देखिए, मैदान में उपजाऊ मिट्टी है, घर बनाना आसान, सड़क और रेल के निर्माण में भी कोई कठिनाई नहीं होती है। कहीं से आवश्यकता के सामान मंगाना तथा आवश्यकता से अधिक सामान को कहीं भेजना आसान होता है। भौम जल स्तर भी निकट रहता है। इन्हीं कारणों से मैदानों में अधिक लोग बसते हैं। फिफ्थ नंबर प्रश्न है, पर्वत कितने प्रकार के होते हैं? सभी के नाम लिखने। देखिए, पर्वत जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। पहला वलित पर्वत, दूसरा अंशोत्थ पर्वत तथा तीसरा क्या है, ज्वालामुखी पर्वत। अब देखिए, पहला क्या है, वलित पर्वत। वलित पर्वत उबड़ खाबड़ तथा परतदार और मुड़े हुए चट्टानों से निर्मित होते हैं। ये नए पर्वत इसके उदाहरण है, जैसे भारत का हिमालय। दूसरा है अंशोत्थ पर्वत। क्या है, पृथ्वी के आंतरिक क्रियाकलापों के चलते कहीं कहीं पृथ्वी पर दरारें पड़ जाती हैं और उनके बीच के भाग ऊपर उठ जाते हैं। ये ऊंचे उठे भाग को अंशोत्थ पर्वत कहते हैं, जैसे सतपुड़ा पर्वत। अगला है ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी से निकले लावा के एकत्र होकर ठंडा होने के बाद ऊंचे स्थान को ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। इटली का वेसुवियस पर्वत। देखिए, इटली का जो वेसुवियस पर्वत है, इसका उदाहरण है किसका, ज्वालामुखी पर्वत का। तो इसे आप याद रखिएगा। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर हैं, थोड़ा सा लॉन्ग में। पर्वत तथा पठार में क्या अंतर है? तो इसे समझ लीजिए। पर्वत तथा पठार में मुख्य अंतर यह है कि पर्वत का आधा चौड़ा होता है आधार तथा शिखर क्रमशः पतला होता जाता है। शिखर इतना ऊंचा होता है जिस पर बर्फ जम सकता है। इसके विपरीत पठार पूर्णतः सपाट होते हैं और इनके किनारे काफी ऊंचाई लिए होते हैं। पर्वतों की ऊंचाई काफी होती है, जबकि पठारों की ऊंचाई मैदानों से अधिक होती है। ऊंचाई के ख्याल से पठार मैदान और पर्वत के बीच रखे जा सकते हैं। सेकेंड नंबर का प्रश्न है, मनुष्यों के लिए पर्वत किस प्रकार उपयोगी है? जो पर्वतों पर जाड़े में बर्फ इकट्ठा होता है, जो गर्मी में गलकर पानी बन नदियों तक पहुंचते हैं। बड़ी नदियों पर बांध बनाकर बिजली पैदा की जाती है। कम ऊंचे पर्वतों पर विभिन्न वनस्पतियां पाई जाती हैं जो औषधि
गुणों से भरपूर होती हैं। पर्वतों पर सैलावास होते हैं जहां सैलानियों का आना जाना जारी रहता है। विदेशी सैलानियों से विदेशी मुद्रा की आय होती है। इस प्रकार से पर्वत जो होते हैं वो उपयोगी हो जाते हैं। 3rd नंबर का प्रश्न है, मैदानों का निर्माण किस प्रकार होता है? मैदानों का निर्माण नदियों द्वारा लाए निक्षेपों द्वारा होता है। नदियां मिट्टी, बालू और पत्थर के टुकड़े अपने साथ बहा कर लाती हैं और अपने अगल बगल फैलाती जाती हैं। बाढ़ में वे अधिक मिट्टी ढोकर लाती हैं और मैदानों में फैला देती हैं। ये बाढ़ वाले मैदान काफ़ी उपजाऊ होते हैं। 4th नंबर प्रश्न, वनों से मनुष्य को क्या लाभ है? देखिए, वह वन पशुओं के आश्रम स्थल बनते हैं। वनों में औषधि जड़ी बूटी मिलती हैं। मधु, गोंद, रेशम कीट आदि अनेक वस्तुओं से मनुष्य लाभान्वित होता है और जलावान से लोग मूल्यवान उपस्करी लकड़ियां वनों से ही मिलती हैं। वह वन वर्षा कराने में भी सहायक होते हैं। अगला चैप्टर 5 है दिशाएं। पहला प्रश्न, आपके स्कूल के उत्तर दिशा में क्या है? तो देखिए, सबके स्कूलों के भाई आसपास कुछ ना कुछ होगा, तो इस बुक के हिसाब से इनके स्कूल की उत्तर दिशा में पुराना बरगद का पेड़ है। दूसरा प्रश्न, ध्रुव तारा किस दिशा में नजर आता है? तो ध्रुव तारा ठीक उत्तर दिशा में नजर आता है। तीसरा है, दिशा सूचक यंत्र का उपयोग कर दिशा की जानकारी कैसे करते हैं? तो दिशा सूचक यंत्र उपयोग करते समय हम पाते हैं कि उसकी सुइयां उत्तर दक्षिण दिशा में स्थिर हो जाती हैं। उत्तर की ओर N तथा दक्षिण की ओर S लिखा रहता है। इस प्रकार उत्तर दक्षिण दिशा का ज्ञान प्राप्त कर अन्य दिशाओं का ज्ञात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, आपका घर विद्यालय से किस दिशा में है? तो सब लोग अपना अपना घर याद करेंगे कि किस दिशा में उनके स्कूल से। तो इसमें क्या था, पश्चिम और दक्षिण के कोने पर है। अगला क्या प्रश्न है, आपके मित्रों के घर विद्यालय से किन किन दिशाओं में है? तो मेरे मित्रों के घर विद्यालय से चारों दिशाओं में। सीधी सी बात है, जितने मित्र होंगे सबका किसी न किसी दिशा में तो घर होगा ही। अगला प्रश्न क्या है, आपके विचार से आपके गांव को सुंदर बनाने के लिए किस किस परिवर्तन की ज़रूरत है? तो मेरे गांव को सुंदर बनाने के लिए सड़क और गलियों का पक्कीकरण करने की ज़रूरत है। घर घर से निकलने वाले नाली के पानी को गांव से बाहर कहीं गड्ढे में गिराया जाए। ग्राम पंचायत का भवन बनाया जाए। यदि संभव हो तो एक सामुदायिक भवन भी बनाया जाए। विद्यालय भवन के टूटे प्लास्टर को मरम्मत कर सफेदी कराई जाए। इन सब कामों को पूरा कर देने से गांव निश्चित रूप से सुंदर दिखने लगेगा। अगला प्रश्न है, इस परिवर्तन से वहां के मानचित्र में क्या क्या परिवर्तन आएगा? अब देखना, इस परिवर्तन से वहां का जो मानचित्र में परिवर्तन होगा यह बताना आसान होगा कि किसी का घर पंचायत भवन या सामुदायिक भवन के किधर है। सड़क और गलियों को स्पष्ट दिखाया भी जा सकता है। अगला क्रियाकलाप या एक्टिविटी है क्या कि भारत के नक्शे में से विभिन्न दिशाओं में स्थित स्थानों के पहचान कर दिशाओं के सामने उनका नाम अंकित करना है जो पहले से है। भारत के उत्तर दिशा में क्या, नेपाल, भूटान तथा हिमालय पहाड़। दक्षिण में श्रीलंका तथा हिंद महासागर। पूरब में बांग्लादेश तथा बंगाल की खाड़ी। और पश्चिम में क्या है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान तथा अरब सागर। अगला चैप्टर 6 है पृथ्वी और ग्लोब। इसमें सही विकल्प पे निशान लगाना है। तो पहले का पहला क्या है कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर की दूरी तय करने में जो समय लगता है वो 4 मिनट का लगता है। सेकंड नंबर क्या है, सबसे अधिक गर्मी पड़ती है उष्ण कटिबंध में। कर्क रेखा 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है। अगला क्या है, 4th नंबर, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा से पूरब जाने पर एक तिथि घटा दी जाती है। सेकंड नंबर, कम शब्दों में उत्तर दें, यानी 1 लाइनर क्वेश्चन से कम शब्दों में। तो सेकंड का फर्स्ट है या का नंबर का प्रश्न है, पृथ्वी के दिए गए नमूने का क्या नाम है? तो देखिए, पृथ्वी का जो एक नमूना होता है उसको हम ग्लोब के नाम से जानते हैं। खा नंबर प्रश्न है, यह नमूना किस आकृति का होगा? जैसे त्रिकोण, गोल, त्रिभुजाकार आदि। तो ये गोल आकृति का ग्लोब होता है।
अगला क्या है, इस नमूने की आकृति वाले किन्हीं अन्य दो वस्तुओं के नाम लिखने हैं, जैसे संतरा और सेब। गेंद भी लिखा जा सकता है, ये भी गोल आकृति का होता है। अगला प्रश्न क्या है कि पृथ्वी के नमूने पर कौन सी रेखाएं बनी हैं, उनके नाम। तो देखिए आपने ग्लोब पर देखा होगा, जो लाइनें होती हैं उनको अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं बोलते हैं, अक्षांश और देशांतर रेखा। अगला प्रश्न है, इस नमूने के अलावा आप और किन माध्यमों से पृथ्वी पर स्थित किसी स्थान का पता लगा सकते हैं। तो अक्षांश तथा देशांतर रेखाओं के ग्रिड से, इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा से भी इसका पता लगाया जा सकता है। 3rd नंबर का प्रश्न है, ग्लोब पर कुछ पड़ी रेखाएं बनी हैं, इन्हें गौर से देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर तालिका में लिखने हैं। तो देखिए इसमें क्या है, खड़ी रेखाएं किन दिशाओं के बीच खींची गई हैं, खड़ी रेखाओं का आकार कैसा है, किन्हीं दो पड़ी अथवा खड़ी रेखाओं के बीच किस प्रकार की दूरी है, असमान है कि असमान है, पड़ी खड़ी रेखाओं को क्या कहते हैं, और पड़ी और खड़ी रेखाओं में से कौन सी आपस में मिलती हैं, या किन्हीं दो प्रमुख पड़ी एवं खड़ी रेखाओं के नाम। तो देखिए का से लेकर 4 तक के प्रश्न हमने पढ़ लिए हैं। अब उनके उत्तर क्या हैं कि देखिए, प्रश्न उत्तर साथ में आएगा नहीं। खड़ी रेखाएं किन दिशाओं के बीच खींची गई है, तो दिशा क्या है, पूरब से पश्चिम की ओर पड़ी रेखा, और खड़ी रेखा उत्तर से दक्षिण की ओर। खा नंबर क्या है, पड़ी और खड़ी रेखाओं का आकार कैसा है, तो पड़ी और खड़ी रेखाओं का आकार है पड़ी रेखा का वृत्त की तरह और खड़ी रेखा का अर्धवृत्त की तरह। किन्हीं दो पड़ी अथवा खड़ी रेखाओं के बीच किस प्रकार की दूरी है, समान या असमान। तो देखिए पड़ी रेखा की दूरी तो समान है और खड़ी रेखा की असमान है। अगला घा नंबर, पड़ी खड़ी रेखाओं को क्या कहते हैं, तो पड़ी खड़ी रेखा जो अक्षांश और देशांतर रेखा कहते हैं। अगला क्या है, पड़ी और खड़ी रेखाओं में से कौन सी आपस में मिलती है, तो मिलती है पड़ी रेखा और खड़ी रेखा नहीं मिलती है। अगला किन्हीं दो प्रमुख पड़ी एवं खड़ी रेखाओं के नाम। तो देखिए प्रमुख रेखा जो पड़ी है वो विषुवत जो ऐसे ही है पड़ी है, और जो खड़ी है यानी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अगला प्रश्न है, अक्षांश वृत्त किसे कहते हैं। पृथ्वी पर पूरब से पश्चिम खींची गई रेखा को अक्षांश वृत्त कहते हैं। अगला क्या है, दो प्रमुख अक्षांशों के नाम बताइए, मकर रेखा तथा कर्क रेखा। 3rd नंबर प्रश्न है, पृथ्वी पर कितने कटिबंध हैं, इन कटिबंध की विशेषता बताना है। उष्ण कटिबंध, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध, उत्तरी शीत कटिबंध या दक्षिणी शीत कटिबंध। देखिए पृथ्वी पर ये 5 कटिबंध हैं। उष्ण कटिबंध के आसपास अधिक गर्मी पड़ती है और शीतोष्ण कटिबंध में जाड़ा भी पड़ता है और गर्मी भी पड़ती है। शीत कटिबंध में बहुत ठंडा पड़ता है, यहाँ तक कि वहाँ बर्फ जमी रहती है। अगला क्या है, देशांतर रेखा किसे कहते हैं, तो उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। अगला प्रधान मध्याह्न रेखा क्यों महत्वपूर्ण है, तो प्रधान मध्याह्न रेखा जो होती है वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पृथ्वी पर पूरब से पश्चिम की ठीक बीचों बीच अवस्थित होती है। अगला प्रश्न, अक्षांश रेखाओं तथा देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है, तो अक्षांश रेखाओं की संख्या 5 और देशांतर रेखाओं की संख्या 360 है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न तथा उनके उत्तर हैं। पृथ्वी का सही आकार क्या है, तो देखिए पृथ्वी का आकार गोल होते हुए उत्तरी दक्षिणी दोनों ध्रुवों पर कुछ चिपटा है तथा बीच का भाग कुछ उभरा हुआ है। किसी भी गोल वस्तु से पृथ्वी की तुलना नहीं हो सकती, कारण कि पृथ्वी का आकार केवल पृथ्वी की तरह ही है, तो वो पहली बात तो वो पूरा गोल नहीं है। अगला प्रश्न है, ग्लोब क्या है, तो ग्लोब पृथ्वी का एक कृत्रिम प्रतिरूप है। यह छोटा भी होता है और बड़ा भी होता है। इसका फ्रेम जिस पर यह टिका रहता है और दोनों ध्रुवों पर कील ठीक उसी आकार में बने रहते हैं जैसा कि वास्तविक पृथ्वी का है। ध्रुवों पर के कीलों को अक्ष कहते हैं।
अगला प्रश्न है कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या है। तो देखिए कर्क रेखा का जो अक्षांशीय मान है 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अगला प्रश्न क्या है, पृथ्वी के 3 मुख्य ताप कटिबंध कौन से हैं। पृथ्वी के 3 मुख्य ताप कटिबंध है उष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध तथा शीतोष्ण कटिबंध। अगला प्रश्न है अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं में अंतर बताना है। पृथ्वी पर विषुवत रेखा के समांतर उत्तर और दक्षिण की ओर जो वृत्तीय रेखा खींची जाती है वे अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। विषुवत रेखा सबसे बड़ा वृत्त बनाती है। जैसे जैसे उत्तर या दक्षिण की ओर बढ़ा जाता है वृत्त छोटे होते जाते हैं, यहाँ तक कि ध्रुवों के पास ये एक बिंदु मात्र रह जाता है। दूसरी ओर दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। देशांतर रेखाओं से किसी देश अथवा स्थान की स्थिति का पता चलता है। अगला प्रश्न है ऊष्मा की सबसे अधिक मात्रा उष्ण कटिबंध क्यों प्राप्त करते हैं। तो देखिए उसका उत्तर क्या होगा कि कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य पड़ने वाले सभी अक्षांशों पर वर्ष में एक बार सूर्य दोपहर में सिर के ठीक ऊपर आ जाता है। इसी कारण उष्ण कटिबंध पर सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है और इन्हें उष्ण कटिबंध कहते हैं। यह स्थिति किसी अन्य अक्षांश पर नहीं बन पाती है। अगला प्रश्न है 7 नंबर कि जब भारत में शाम के 5:30 बजते हैं तब लंदन में दोपहर के 12 क्यों बजते हैं। तो क्यों बजते हैं भाई, भारत ग्रीनविच के 82 डिग्री 30 पूर्व में अवस्थित है और लंदन ग्रीनविच के पास ही 0 डिग्री पर अवस्थित है। फलतः क्या है, भारत का समय 5.5 घंटे आगे चलता है। इसी कारण भारत में शाम का 5:30 बजे तब लंदन में दोपहर का 12 बजता है। अगला प्रश्न है पता कीजिए कि भारत किस कटिबंध में है। तो पता क्या करना है, पहले ही भारत उष्ण कटिबंध में है, याद रखिएगा आप, पता मत करो, याद रखो। अगला प्रश्न, अगर आपको शीत कटिबंध में स्थित किसी देश में जाना है तो आप अपने साथ कौन कौन सी सामग्री ले जाएंगे। तो यदि हमें शीत कटिबंधी किसी देश में जाना हो तो हम अपने साथ गर्म कपड़े ले जाएंगे और कंबल इत्यादि। भाई शीत का मतलब ही क्या है, ठंडा। अब वहाँ पर तो गर्म कपड़े और कंबल ही काम आएगा। अगला चैप्टर है 7 नंबर मानचित्र अध्ययन। पहला इसका प्रश्न है चित्र एवं मानचित्र में क्या अंतर है। तो चित्र किसी वस्तु के बनाए जाते हैं जबकि मानचित्र किसी घर, गांव, शहर या राज्य, देश के बनते हैं। चित्र ऐसे बनते हैं जैसे कोई व्यक्ति उस वस्तु को सामने से देख रहा है, लेकिन मानचित्र को ऐसे बनाया जाता है मानो उस चित्र को कोई व्यक्ति ऊपर आसमान से देख रहा है। देखिए कितना फर्क है। चित्र में पैमाना और दिशा नहीं होता लेकिन मानचित्र में पैमाना और दिशा होता है। ये मानचित्र का एक फैक्ट है, याद रखिएगा, पैमाना और दिशा होती है मानचित्र में। अगला प्रश्न, अगर आपको विश्व का मानचित्र बनाना हो तो किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। अगर हमें विश्व का मानचित्र बनाना हो तो सबसे पहले हमें कागज का आकार देखना होगा, उसी आकार के आधार पर पैमाना निश्चित करेंगे और महाद्वीपों की स्पष्टता से दिखाकर उस पर नाम अंकित करेंगे और महासागरों को नीले रंग से दिखाएंगे। दिशा का संकेत अवश्य देखें जिसमें उत्तर दिशा के लिए ऊपर की ओर 3 तीर बनाकर उत्तर लिख देंगे। अगला प्रश्न है मानचित्र में इस्तेमाल किए गए रंग किसके प्रतीक होते हैं। तो देखिए मानचित्र में जो इस्तेमाल करने के रंग होते हैं वो विभिन्न स्थानों को का प्रतीक होते हैं, दर्शाते हैं। जैसे महासागर को नीला, पर्वत को भूरा, पठार को पीला तथा मैदान को हरे रंग से दिखाया जाता है मानचित्र में। अगला प्रश्न है मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए मानचित्र भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र और सीमैटिक मानचित्र 3 प्रकार के होते हैं।
अगला प्रश्न है, भौतिक मानचित्र को प्राकृतिक मानचित्र भी कहते हैं क्योंकि, प्रश्न नहीं है, ये उसी में ऐड है, क्योंकि इसमें पर्वत, पठार, मैदान, महासागर तथा नदी और झील भी दर्शाए जाते हैं। तो देखिए, भौतिक मानचित्र को प्राकृतिक मानचित्र भी कहते हैं। एक ये भी फैक्ट आप ध्यान रखना, जो भौतिक है वही प्राकृतिक मानचित्र भी कहलाता है। राजनीतिक मानचित्र में गांव, नगर, राज्य, देश तथा महाद्वीप दिखाए जाते हैं। और सीमैटिक मानचित्र में क्या है कि जलवायु, उपज, वन, जनसंख्या आदि को दिखाया जाता है। अगला प्रश्न है 5 नंबर, मानचित्र में दिशाओं का निर्धारण कैसे करते हैं? तो मानचित्र में दिशाओं का निर्धारण उत्तर दिशा का ज्ञान प्राप्त कर लिया जाता है और उसके कारण कि मानचित्र में उत्तर दिशा सदैव ऊपर की ओर माना जाता है। इसके बाद इसका दिशा निर्धारण कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, मानचित्र के 3 घटक कौन कौन से हैं? तो हमने ऊपर पढ़ा था, मानचित्र के 3 घटक दूरी, दिशा और प्रतीक हैं। अगला प्रश्न, प्रधान दिग्ध बिंदु कौन कौन से हैं? तो प्रधान दिग्ध बिंदु 4 हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। अगला प्रश्न क्या है, मानचित्र के पैमाने से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, मानचित्र के पैमाने से तात्पर्य है कि उस पर एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी की जानकारी प्राप्त करना। माना कि किसी स्थान की दूरी 100 किलोमीटर है, तो मानचित्र पर कोई छोटा पैमाना लेकर उसे दर्शाएंगे। कारण कि मानचित्र आकार में छोटा होता है, अतः सुविधा के लिए 100 किलोमीटर को हम 1 सेंटीमीटर दिखा सकते हैं। पैमाने का मान मानचित्र के नीचे लिख दिया जाता है, जैसे 100 किलोमीटर सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर बराबर 100 किलोमीटर। ऐसा आपने मैप में जरूर देखा होगा, ऐसा लिखा रहता है। भाई उसमें हम 100 किलोमीटर की दूरी तो एक छोटे से मैप में नहीं दिखा सकते, तो उससे एक हम अपना नॉर्मल एक मेजरमेंट फिक्स कर लेते हैं कि इतना का इज इक्वल टू इतना हम लिख देंगे, तो इतना हम अपना मान सकते हैं। इससे मानचित्र में स्थानों की दूरी का पता करना आसान हो जाता है। अगला प्रश्न है, ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र अधिक सहायक होता है क्यों? भाई देखिए, ग्लोब की अपेक्षा जो मानचित्र होता है वो अधिक सहायक क्यों होता है? तो पृथ्वी को समझने के लिए ग्लोब उपयोगी, लेकिन किसी महाद्वीप, देश या राज्य को जानने समझने के लिए ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र ही अधिक सहायता करता है। कैसे? कारण यह है कि इसे सपाट कागज पर बनाया जाता है और आवश्यकता अनुसार उसकी दूरी रखी जाती है। किसी देश का मानचित्र बड़ा होगा तो किसी राज्य का छोटा। प्रखंड या गांव का मानचित्र तो और छोटा होता है, जिससे बड़े कागज पर दिखाने से सब बातें अधिक स्पष्ट होती जाती हैं। अगला प्रश्न क्या है, मानचित्र और खाका के बीच अंतर बताना है। तो मानचित्र बड़े क्षेत्र को दिखाने के लिए बनाया जाता है, जो कम ही दूरी में अधिक क्षेत्र की जानकारी देता है। खाका किसी छोटे स्थान की जानकारी के लिए होता है, जैसे गांव, टोला, मोहल्ला आदि के मानचित्र को खाका या खाका रेखाचित्र कहते हैं। खाका रेखाचित्र किसी मकान या उसके किसी कमरे का भी हो सकता है। अगला है, कौन सा मानचित्र विस्तृत जानकारी प्रदान करता है? तो बड़ा पैमाना वाला जो मानचित्र होता है वो विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। अगला प्रश्न है 7 नंबर, कि प्रतीक किस प्रकार मानचित्र के अध्ययन में सहायक होते हैं? जो चिन्ह होते हैं वो किस प्रकार सहायक होते हैं मानचित्र में? तो देखिए, प्रतीक मानचित्रों के प्राण हैं, इन्हें विश्वव्यापी मान्यता प्राप्त है। प्रतीकों के सहारे हम रेल, सड़क, पुल, दिशा, मंदिर, मस्जिद आदि को आसानी से पहचान लेते हैं। इस प्रकार प्रतीक मानचित्र के अध्ययन में सहायक होते हैं। अगला चैप्टर है 8 नंबर, हमारा राज्य बिहार। थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा अब आप इस चैप्टर को जरूर देखिए। पहला तो प्रश्न है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाना है। तो पहले का पहला है, रबी फसलों के लिए मशहूर ताल क्षेत्र अवस्थित है पटना से पूरब। अगला प्रश्न है, सोमेश्वर पहाड़ियां हैं तराई क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, खरैसा क्षेत्र में शामिल जिले हैं वैशाली, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर। अगला 4 नंबर है, गन्ना उत्पादक जिला है बिहार का गोपालगंज, बेतिया और मोतिहारी। सेकंड नंबर क्या है, प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रश्न सेकंड का पहला या का नंबर, बिहार की चौदी लिखें।
चौहद्दी लिखनी है। उत्तर में मतलब चारों तरफ की दिशाओं के बारे में बिहार के क्या है। उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश। ताल क्षेत्र की विशेषताओं का वर्णन करें। तो ताल क्षेत्र एक बहुत बड़े क्षेत्रफल में अवस्थित है। यह पटना के पूरब पटना जिले में ही मोकामा तक फैला हुआ है। वर्षा जल और नदियों का जल इसमें एकत्र होकर बड़े ताल का रूप ले लेता है। काफ़ी पानी रहने के बावजूद यहाँ खरीफ की फसल नहीं होती। पानी जैसे जैसे सूखता जाता है वैसे वैसे किसान मसूर और गेहूं का बीज छींटते जाते हैं। जमीन में काफ़ी तरी रहने के कारण बिना सिंचाई के भरपूर रबी की फसल होती है। रबी की फसलें कब होती हैं? सीजन में, सर्दियों के में। अगला प्रश्न है, सरैसा क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं और उनका क्या महत्व है। तो सरैसा क्षेत्र में समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और वैशाली जिले आते हैं। इन जिलों का महत्व है कि यहाँ उत्तम किस्म का तंबाकू पाया जाता है या उपजाया जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार की ज़्यादातर चीनी मिलें उत्तर प्रदेश में है, क्यों? बिहार के ज़्यादातर चीनी जो मिलें उत्तर बिहार में है क्योंकि यहाँ गन्ना उत्पादन का उपयुक्त भौगोलिक स्थिति उपलब्ध है। नेपाल की ओर से आने वाला वर्षा जल अपने साथ पर्याप्त चूना भी लाता है जो गन्ने के लिए उपयुक्त होता है। देखिए, पर्याप्त चूना जो गन्ने के लिए उपयुक्त होता है। किसान एक बार गन्ना लगाकर उससे 3 फसलें निकालता है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है और पहला, बिहार के नक्शे पर उन जिलों को दर्शाओ जहां वन पाए जाते हैं। तो कहाँ वन पाए जाते हैं? 6 जिले हैं बिहार के। पहला, पश्चिमी चंपारण, कैमूर, नालंदा, गया, नवादा और जमुई। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, बिहार में पाए जाने वाले जंगली जानवरों की सूची बताओ। बाघ, शेर, सुअर, भालू, हिरण, नीलगाय और हाथी सब बिहार में जंगली जानवरों के रूप में अधिक पाए जाते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, कल्पना कीजिए कि राज्य के अन्य हिस्सों में खेतों से मेड़ हटा दी जाए तो क्या क्या अंशकाएं हो सकती हैं। ताल के अलावा राज्य के अन्य हिस्सों में खेतों में मेड़ हटा दी जाए तो झगड़ा झंझट की आशंका बढ़ जाएगी। बाहुबली लोग कमजोरों के खेतों में बढ़ जाने से का प्रयास करेंगे और बाहुबलियों में भी बीते जमीन के लिए मारकाट मच जाएगी। अगला प्रश्न है, दुर्गा पूजा से सरस्वती पूजा के बीच महीने के नाम लिखिए। इस बीच और कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं उनकी सूची देखिए। दुर्गा पूजा आश्विन या अश्विन में होती है और सरस्वती पूजा माघ के महीने में होती है। देखिए, सबसे पहली बात आप ये महीने जरूर याद रख लेना। हिंदी में जितने भी होते हैं पंचांग के अनुसार जनवरी फरवरी नहीं, ऐसे कार्तिक पूर्णिमा, कार्तिक अगहन, ये सब इस तरह के जो होते हैं आप इसे जरूर एक बार पढ़ लेना। तो दुर्गा पूजा आश्विन में या अश्विन में होती है और सरस्वती पूजा माघ में होती है। इस बीच कार्तिक, अगहन और पूस पड़ते हैं। त्योहार में दुर्गा पूजा के बाद धनवंतरी जयंती या धनतेरस, दीपावली, चित्रगुप्त पूजा या दावात पूजा और गोवर्धन पूजा, उसके बाद छठ, कार्तिक पूर्णिमा और मकर संक्रांति या खिचड़ी, ये सब पर्व पड़ते हैं। अगला प्रश्न है, बेतिया के ईंट उत्पादक कागज मिलों तथा डिस्टिलरियों को कच्चे माल भी उपलब्ध कराते हैं, बताइए ऐसा कैसे संभव है। तो ईंट उत्पादक ये कच्चे माल स्वयं नहीं उपलब्ध कराते, वरन इनके द्वारा चीनी मिलों को दिए गए गन्नों से रस निकालने के बाद गन्ना का बेकार ठोस भाग से कागज बनता है। चीनी मिल ही कागज मिलों को यह कच्चा माल देते हैं। चीनी बनाने के क्रम में एक छांट वस्तु छोवा निकलता है, इसी से स्पिरिट या शराब बनता है। यह छोवा भी मिल वालों ही सप्लाई करते हैं या स्वयं शराब बना लेते हैं। अगला चैप्टर है 9, बिहार दर्शन। पहला है इसका, खालिस्तान भरने पितृ पक्ष का मेला कब लगता है? अश्विन के कृष्ण पक्ष में लगता है। महाबोधि मंदिर के निकट सुचलित सरोवर है। पावापुरी में जल मंदिर है। महावीर ने पावापुरी में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र था।
अगला क्या है, सही मिलान है। मुचलिंद सरोवर बोध गया में है। रानी अहल्याबाई विष्णु पद मंदिर, शांति स्तूप राजगीर की पहाड़ी, ककोला जलप्रपात बिहार के नवादा जिले में। अगला प्रश्न, उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाना है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। गया में अवस्थित विष्णुपद मंदिर किससे बनवाया था? रानी अहल्याबाई ने। किसने बनवाया था? रानी अहल्याबाई ने। अगला प्रश्न, बिहार में गर्म जल कुंड कहाँ है? तो देखिए राजगीर में। ककोलर प्रसिद्ध है ठंडे जल के लिए। अगला प्रश्न, जरासंध का अखाड़ा अवस्थित है कहाँ? राजगीर में। अगला प्रश्न 4th नंबर कि बोध गया क्यों प्रसिद्ध है? तो देखिए बोध गया में बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसलिए यह प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, अपने स्कूल से आप राजगीर जाएंगे तो रास्ते में आपको क्या क्या नजर आएगा? बिहार वाले कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि यदि हम अपने स्कूल से राजगीर जाएंगे तो रास्ते में हमें गर्म जल का कुंड, मनियार मठ, जरासंध का अखाड़ा, रज्जू मार्ग तथा शांति स्तूप आदि नजर आएगा। अगला प्रश्न है, विष्णुपद मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इसमें किस तरह के पत्थरों का उपयोग किया गया है? तो विष्णुपद मंदिर का निर्माण रानी अहल्याबाई ने करवाया था। इसमें काले पत्थरों का उपयोग किया गया है। अगला प्रश्न है कि राजगीर में गर्म जल का कुंड है, क्यों? तो अनुमान किया जाता है कि राजगीर पहाड़ियों के नीचे गंधक का भंडार है, संभवतः इसी कारण वहां गर्म जल का कुंड है। अगला प्रश्न है, जल मंदिर क्यों प्रसिद्ध है? तो जल मंदिर इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि भगवान महावीर का महापरिनिर्वाण यहीं पर हुआ था। तो आपसे ऐसे पूछ सकता है कि जल मंदिर कहाँ है, क्यों प्रसिद्ध है, तो आप ये याद रखिएगा। अगला चैप्टर नंबर 10 है कि बिहार दर्शन, ये भी कि खाली जगहों को भरना है। तख्त श्री हर मंदिर पटना सिटी में स्थित है। शेरशाह का मकबरा अष्टकोणी है। ग्रैंड कॉर्ड रेलवे दिल्ली हावड़ा को जोड़ती है। गोलघर का निर्माण जॉन गॉस्टिन ने करवाया था। दीदारगंज में याक्षुड़ी की मूर्ति मिली है। अगला प्रश्न है, सही मिलान करना है। लंगर निःशुल्क भोजन होता है। पटना संग्रहालय राजेंद्र कक्ष। गोलघर अनाज का भंडारण है, रोहतास सासाराम में। अगला प्रश्न क्या है? सही गलत है। शेरशाह को हराकर हुमायूं ने भारत की गद्दी पर कब्जा किया, सही है। खा नंबर, पटना से गया को जोड़ने वाली रेलवे लाइन ग्रैंड कॉर्ड लाइन कहलाती है, गलत है। गा नंबर, पटना का गोलघर कैप्टन जॉन गॉस्टिन ने बनवाया था, सही है। पत्थर की मूर्ति याक्षुड़ी पटना के दीदारगंज में मिली थी, सही है। अंगा क्या है? गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल तख्त श्री हरमंदिर भी कहलाता है, बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है, गोलघर कहाँ है? इसका निर्माण क्यों करवाया गया? तो गोलघर पटना में है। इसका निर्माण अनाज के भंडारण के लिए करवाया गया था ताकि अकाल के समय लोगों को भूखे मरने से बचाया जा सके। खा नंबर का प्रश्न, शेरशाह कौन था? इसका मकबरा कहाँ है? शेरशाह एक बहादुर लड़ाका था। अपने तलवार के बल पर इसने मुगल सम्राट हुमायूं को हराकर भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। इसका मकबरा सासाराम में स्थित है। गा नंबर का प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान आज किस नाम से प्रसिद्ध है? वहाँ सिख क्यों आते हैं? देखिए गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान आज तख्त हरिमंदिर साहब के नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ सिख इसलिए आते हैं क्योंकि वह उनका एक पवित्र तीर्थ स्थल है। चैप्टर 11 है पर्वत, पठार और मैदान। देखिए मैदान 3 प्रकार के होते हैं। अपर्दक, मूलक मैदान क्या होते हैं? वह मैदान जिसकी रचना में अपर्दन की क्रिया का प्रमुख हाथ होता है। एग्जाम्पल, फिनलैंड का मैदान, उत्तरी यूरोप का मैदान और कनाडा के पूर्वी क्षेत्र का मैदान। अगला है निक्षेपण मूलक मैदान। निक्षेपण क्रिया के द्वारा नदियों, हिमानी वायु तथा सागरी तरंगों से जो मैदान बनते हैं उन्हें निक्षेपण मूलक मैदान कहते हैं। एग्जाम्पल, केरल के तट के मैदान और हंगरी का मैदान। रचनात्मक मैदान क्या है? पृथ्वी की आंतरिक हलचल के कारण मैदानों का निर्माण जब होता है। उत्तरी अमेरिका का मध्यवर्ती मैदान, ये इसका एग्जाम्पल है। अब देखिए कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स हैं
उपसौर जो होता है वो 3 जनवरी को। देखिए अब ये आप रट लो, 4-5 जितने भी हैं, ये तो पता नहीं आपको इन चारों में से शायद इन्हीं चारों में से कोई एक देखने को मिल जाए। उपसौर 3 जनवरी को होता है, बसंत विषु 21 मार्च को, अपसौर 4 जुलाई को और शिशिर विषु होता है 23 सितंबर को। भारत के उत्तरी विशाल का मैदान गंगा का मैदानी भाग प्लस पश्चिम में पंजाब से और पूर्व में असम तक सतलज गंगा और ब्रह्मपुत्र मैदान जो है वो। पठार के ऊंचाई 100 मीटर से 1000 मीटर तक। एग्जाम्पल के दक्कन का पठार और छोटा नागपुर का पठार। खनिज प्राप्त होते हैं यहाँ से, इनमें से आगे पठार और पर्वत। पठार का ऊपर भाग सपाट होता है और पर्वत का ऊपरी भाग सपाट नहीं होता है, संकीर्ण होता है। पर्वत 3 प्रकार के होते हैं। पहला वलित पर्वत, इसकी सतह उबड़ खाबड़ शिखर शंकुआकार। एग्जाम्पल हिमालय एडिस पर्वत अमेरिका का। दूसरा भ्रंशोत्य पर्वत, पृथ्वी की आंतरिक हलचल के कारण पृथ्वी पर दरारें पड़ जाती हैं, इन दरारों के बीच का पठार ऊपर उठ जाता है, जैसे सतपुड़ा का पहाड़ पर्वत। तीसरा है ज्वालामुखी पर्वत, ज्वालामुखी के अलावा अन्य पदार्थों के ठंडा होकर जम जाने वाले पर्वत जो होते हैं। विसवियस पर्वत इटली का। बैरन आइलैंड अंडमान निकोबार का सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। वलित पर्वतों के अत्यंत प्राचीन होने से अपरदन के कारण ऊंचाई कम हो जाती है, जो अवशिष्ट पर्वत कहे जाते हैं, जैसे अरावली का पर्वत। तो ये आज का फ्रेंड्स हमारा क्लास 6 की भूगोल SCRT बिहार शिक्षक भर्ती के लिए जो था वो आज हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली जो वीडियो है आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हाँ, जिन भी भाई बहनों को PDF चाहिए तो ऊपर मैंने नंबर मेंशन कर दिया था वीडियो के स्टार्टिंग में, आप उस पर सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं जो भी भाई बहन PDF लेना चाहते हैं। बाकी तब तक के लिए थैंक यू सो मच। खुश रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए।